Good morning to all future nursing officers. Myself is Vikas Yogi and you're most welcome in Yogi Nursing Career पर यूट्यूब चैनल। और गाइस मॉर्निंग का टाइम है, ओबीसी का टाइम है। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो अपना ओबीसी का डिस्कस करने का होता है। और गाइस प्रीवियस साइकिल के अंदर अपन ने ओवेरी यानी कि ओवेरी की एनाटोमी और ओवेरी की फिजियोलॉजी दोनों की दोनों अपन ने डिस्कस कर ली थी। और गाइस आज अपन ओवेरी की ही कुछ फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी से रिलेट जो होने वाली थिंग्स यहाँ पे एम साइकिल जो है क्योंकि यूट्रस से भी इंटरकनेक्टेड रहती है, ओवेरी से भी इसका इंटरलिंकिंग रहता है। तो गाइज आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द ओबीसी एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसका नाम है गाइज मेंसू साइकिल। क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइज? मेंसू साइकिल अपन पढ़ने वाले हैं। और गाइज जैसा कि आपको पता है डेली की डेली अपना इनिशियली स्टार्टिंग का 4-5 मिनट का क्वेश्चन सेशन रहता है जो कि आप आज भी रहना है। और गाइज आपको क्विकली तुरंत इमीडिएट रिप्लाई करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। जो भी आता है जैसा भी आता है, चाहे सही आए चाहे गलत आए आंसर, क्योंकि बेनिफिट तो आपको दोनों से ही होना है, सही से भी बेनिफिट होना है और अगर आपका आंसर अगर रॉन्ग होता है तो भी आपको फ़ायदा होना है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ये सब कैसे होना है। सो गाइज कम ऑन, अपन स्टार्ट करते हैं किस क्वेरीज जो प्रीवियस के जितने भी लेक्चर्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं वहाँ से। तो है गाइज कम ऑन, मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है गाइज? मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए कि विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। कि साहब कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? हे गाइज कम ऑन, पुट योर आंसर। माय क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए और ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ये दोनों काम कौन सा हार्मोन करता है? हे गाइस कम ऑन, पुट योर आंसर इन द लाइव चैट सेक्शन है। कम ऑन गाइस, क्विक फास्ट डू फास्ट, जल्दी करो, टाइम नहीं है आपके पास, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस। अगर टाइम को अगर अपन सही से यूटिलाइज करेंगे टाइम अपनी रेस्पेक्ट करेगा। अगर अपन टाइम की रेस्पेक्ट करेंगे टाइम अपनी रेस्पेक्ट करेगा। तो बैठे मत रहो। बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जी हाँ, जो ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है गाइस वो हार्मोन है एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होता है? सीक्रेट होता है। तो गाइस इसके बाद में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एलएच सर्ज? विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एलएच सर्ज? गाइस आई रिपीट, वो कौन सा हार्मोन है जो एलएच का सर्ज करवाता है, एक्स एलएच को मैक्सिमम रेट से सीक्रेट करवाता है, रिलीज करवाता है, एलएच के मैक्सिमम फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हे गाइस कम ऑन, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलएच सर्ज? एलएच सर्ज के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड रिप्लाई, गुड। कुछ बच्चों के आंसर ठीक भी आ रहे हैं, कुछ के कोई बात नहीं, जान लो गाइस। प्रीवियस क्लास में, कल की ही क्लास के अंदर या फिर परसों ही क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि भाई एलएच जो सर्ज होता है, इस एलएच सर्ज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है गाइस वो कौन है? एस्ट्रोजन। वो कौन सा है गाइस? एस्ट्रोजन। तो गाइस विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलएच सर्ज? इस क्वेश्चन का आंसर है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्योंकि कल परसों मैंने बताया था, क्या बताया था कि भाई जब एफएसएच आता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्राइमरी फॉलिकल एस्ट्रोजेस्टेरोन के कंपैरेटिवली एस्ट्रोजन का सीक्रेशन ज़्यादा करता है। लेकिन शुरुआत में तो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम रहती है, लेकिन लेटर ऑन स्टेज यानी कि नियर अबाउट 12 या 13 डेज एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और गाइस ये बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन किसको ट्रिगर करता है? एलएच को ट्रिगर करता है। कहने का मतलब एलएच सर्ज करवाता है। सो गाइज यहाँ पे एलएच सर्ज कौन सा हार्मोन करवाता है? एलएच हार्मोन करवाता है। सो गाइज माय नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कम ऑन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोजन सीक्रेशन? या फिर विच हार्मोन ट्रिगर टू द एस्ट्रोजन सीक्रेशन? एस्ट्रोजन को ट्रिगर करने वाला हार्मोन कौन सा है? हे गाइज कम ऑन, डू फास्ट, राइट योर कमेंट, राइट योर रिप्लाई। विच हार्मोन ट्रिगर्स
ट्रिगर्स टू दी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है, वो कौन सा हार्मोन है जो एस्ट्रोजन को सीक्रेट होने के लिए मजबूर कर देता है, स्टिमुलेट करता है। तो गाइस बताइए विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रिगर ऑफ दी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को ट्रिगर कौन करता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बढ़िया आंसर। क्या? तो भाई एस्ट्रोजन को ट्रिगर करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। क्योंकि जब प्यूबर्टी एज में प्यूबर्टी के ऑनसेट के ऊपर हाइपोथैलेमस से GnRH आया तो GnRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो गोनेडोट्रोफ सेल्स होती हैं वो पहले सीक्रेट करती है FSH। ये FSH प्राइमरी फॉलिकल को डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट करता है और साथ साथ में प्राइमरी फॉलिकल को कवर करने वाली जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है उनको भी स्टिमुलेट करता है। और गाइस यही ग्रेन्युलोसा सेल किसका सीक्रेशन करती हैं? मैक्सिमम एस्ट्रोजन का और मिनिमम प्रोजेस्टेरोन का। इसका मतलब एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को जो ट्रिगर करने वाला हार्मोन है वो कौन सा है गाइस? वो कौन सा है? FSH है। योर आंसर इज राइट, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गाइज मेरा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा आपके लिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करना है गाइज। जितना जल्दी रिप्लाई करोगे आपकी मेमोरी उतनी ही शार्प होगी। इस बात से मत डरो कि आंसर गलत हो जाएगा, रे हो जाने दो, गलतियों से ही तो अपने सीखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो गाइज अपने को शार्प भी होना है, मेमोरी को शार्प भी करना है, इसलिए क्विक करना है, तुरंत रिप्लाई करना है, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। तो गाइज मेरा क्वेश्चन आपसे क्या कि द LS रीचेज ऑन इट्स पीक लेवल। व्हाट इज माय क्वेश्चन? द LS लेवल्स ऑन इट्स पीक लेवल एट हाउ मेनी प्रायर टू ओव्यूलेशन। क्या गाइज? द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रीचेज ऑन इट्स पीक लेवल एट हाउ मेनी प्रायर टू ओव्यूलेशन। कि ओव्यूलेशन के कितने समय पहले, ओव्यूलेशन के कितने घंटे पहले? हे गाइस कम ऑन, हे गाइस कम ऑन, ओव्यूलेशन के कितने घंटे पहले LH अपने पीक लेवल पे होता है? हे गाइस गिव योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। हे गाइस कम ऑन, डू फास्ट, क्विक फास्ट, राइट योर रिप्लाई इन द लाइव चैट सेक्शन। क्या आंसर होगा? LH अपने पीक लेवल पर ओव्यूलेशन के कितने समय पहले पहुंच जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। कहने का मतलब जो LH होता है वो अपने पीक लेवल पे होता है। भाई कब होता है? ओव्यूलेशन के 10 से 12 घंटे पहले। हे गाइस कब होता है? ओव्यूलेशन के 10 to 12 आवर्स प्रायर LH रीचेज ऑन इट्स पीक लेवल। और एक बात और कही थी मैंने कि जब LH अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है तो अप्रोक्सीमेटली लगभग इसके 10 से 12 घंटे के बाद में क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। ऑलमोस्ट आंसर इज राइट। देन नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करना चाहेंगे गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LS सर्ज क्या है गाइस? LS सर्ज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज अकर्स एट हाउ मेनी प्रायर टू ओव्यूलेशन, हाउ मेनी आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन? हे गाइस कम ऑन, लिसन माय क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना फिर तुरंत रिप्लाई करना। क्वेश्चन क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज अकर्स एट हाउ मेनी hours prior to ovulation। है गाइस कम ऑन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सर्ज ओव्यूलेशन के कितने घंटे पहले होता है? तो गाइस इस आंसर का रिप्लाई करो, क्विक फास्ट गाइस, डू फास्ट, डोंट वेस्ट द टाइम। फिर आज का अपन अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे अपन एम साइकिल कहते हैं। बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट बनने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाइस। जैसा कि आपका रिप्लाई देख के लग रहा है बहुत अच्छे, यूं ही पढ़ते रहो, कंटिन्यू गाइस, वेल डन। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए यहाँ से रहने वाला है, क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्या है कि भाई वो कौन सा हार्मोन है जो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है? विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है गाइज? कौन सा हार्मोन है जो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है? हे गाइज कम ऑन, हे गाइज कम ऑन,
ऑन विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? वेरी गुड, गुड आंसर, गुड रिप्लाई, राइट रिप्लाई, एक्सीलेंट। कहने का मतलब जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है गाइस, ये क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल को फॉर्म करता है, क्योंकि जब एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH आता है तो प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करना शुरू करता है, यानी कि मैच्योर होना शुरू होता है। और एम साइकिल के 14th डे के ऊपर इसी FSH के इफेक्ट के अंदर ये प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, कहने का मतलब मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल को अपन क्या कहते हैं गाइज? ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। वेल डन गाइज, योर आंसर इज वेरी गुड, राइट आंसर, राइट आंसर, बहुत अच्छे। आपका आंसर, इस बार आपका आंसर जान करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई। कहने का मतलब आप पढ़ रहे हो, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट तो मिल रहा है। बहुत अच्छा गाइज। चलो तो और क्वेश्चंस करो या फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करें? बोलो, और क्वेश्चन करो या अपना चैप्टर स्टार्ट करें? वेल डन गाइस, क्वेश्चन मोर कर लूँगा, चैप्टर भी स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन बस मेरी आपको इतना कहना है मेरे को कि आप जो लेक्चर देख रहे हो, इस लेक्चर को अभी इसी टाइम पर आपके जितने भी नर्सिंग कॉलेज के, हॉस्पिटल के, कोचिंग के जितने भी फ्रेंड हैं सभी को एक बार शेयर कर दो। केवल 10 सेकेंड का टाइम लगना है, 10 सेकेंड तक मैं चाहे से रुक जाता हूँ, लेकिन एक बार लेक्चर को शेयर ज़रूर करो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कॉलेज, हॉस्पिटल, कोचिंग के, नर्सिंग फील्ड के जो भी फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर करना है। वेल डन गाइज, कर दो। 10 सेकंड के लिए मैं यहीं पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेता हूँ, तब तक आपका शेयरिंग हो जाएगा। वेल डन, बहुत अच्छे। तो गाइज मेरा क्वेश्चन यहाँ से ये है, मेरा क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम साइज ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज, क्या है गाइज? द मैक्सिमम साइज ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज, कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम साइज कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम साइज कितनी होती है? हे गाइज कम ऑन, हे गाइज कम ऑन, राइट योर रिप्लाई, गिव योर रिप्लाई, गिव योर आंसर। द मैक्सिमम साइज ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम साइज कितनी होती है? हे गाइज कम ऑन, hey guys come on, hey guys come on, well done, बहुत अच्छे, very good, very good, very good, very good, very good, very good, very good। कहने का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम की जो मैक्सिमम साइज होती है वो 25 mm होती है, कहने का मतलब 2.5 सेंटीमीटर होती है। और जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो मिनिमम साइज होती है कॉर्पस ल्यूटियम की, फॉर काइंड यू नॉलेज, ध्यान रखना, प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही मैंने आपको बताया था 10 mm मिनिमम साइज है कॉर्पस ल्यूटियम की, 10 mm से कम नॉर्मली नहीं होती, और 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज है, इससे ज़्यादा भी कॉर्पस ल्यूटियम की साइज नहीं जा पाती है। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो चलो, तो फिर मेरा गाइस यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यहाँ से देखो, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मुझे विश्वास है आप इसका आंसर दे पाओगे। या फिर अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पे समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन सेशन के लेकर के आने वाला हूँ। कल से मैं आपके लिए OBC का जहाँ तक अपना हो जाएगा, कल मैं क्वेश्चन ही सेट कर रहा था, एक आध दिन और लगेगा, तो या तो नेक्स्ट डे या फिर उसके टुमारो नेक्स्ट डे, कहने का मतलब 1-2 दिन के अंदर मैं आपके लिए OBC का बड़ा ही शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन सेशन लेकर के आने वाला हूं, वो भी लाइव क्वेश्चन सेशन लेकर के आने वाला हूं, जिसको सॉल्व करने में आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और गाइस अगर वो क्वेश्चन सेशन अगर आप अटेंड नहीं करोगे, फिर पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो लेट्स गो गाइस, कम ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर टुडेज टॉपिक, द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हे गाइस, अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो गाइज यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? सबसे पहले अपने को टर्म पे फोकस करना है गाइज। किस पे फोकस करना है? टर्म पे फोकस करना है। क्या करना है? अपन ने क्या कहा कि आज अपन डिस्कस कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गाइज यहाँ पे MM का मतलब है मेंस्ट्रुअल। M का मतलब क्या है गाइज? मेंस्ट्रुअल। और गाइज ध्यान रखना, ये जो मेंस्ट्रुअल वर्ड है, ये मेंस्ट्रुअल वर्ड
एक लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से बना है? मेंसिस वर्ड से बना है। हे गाइस कम ऑन, क्या द मेंसुरल वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेंसिस, MENSIS, मेंसिस, यानी कि मेंसुरल वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? मेंसिस से हुआ है। कभी कभी इस मेंसिस को अपन मेंसम भी कहते हैं, दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ध्यान रखना इतना कि मेंसुरल साइकिल जो वर्ड है, इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के। कौन से वर्ड से? मेंसिस वर्ड से। और गाइस ध्यान रखना, ये जो मेंसिस वर्ड है, इस मेंसिस वर्ड का मतलब होता है ए मंथ, यानी कि एक महीना होता है। और गाइस अपनी जो मेंसुरल साइकिल होती है, इसका भी ड्यूरेशन कितना होता है? 1 मंथ होता है, क्योंकि मेंसुरल वर्ड किससे बना है? मेंसिस से, और मेंसिस का मतलब क्या होता है? 1 मंथ होता है। सो गाइज ड्यूरेशन ऑफ द मेंसुरल साइकिल इज 1 मंथ। एवरेज आपका हो तो 28 डेज, रेंज में अगर आपका हो तो 21 से 35 डेज की रेंज होती है एक नॉर्मल मेंसुरल साइकिल के ड्यूरेशन की। तो आप पहले तो बात हुई किसकी? मेंसुरल की बात हुई। फिर इसके बाद में मेंसुरल के बाद में वर्ड आता है साइकिल। हे गाइस कम ऑन, क्या आता है? साइकिल। साइकिल का मतलब एक सर्किल, सर्किल का मतलब चलता रहता है, चलता रहता है। एक बार स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ। एक साइकिल के टायर की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कहने का मतलब बार बार होता रहता है। तो साइकिल का मतलब यहाँ पे हुआ रिपीटेटिव प्रोसेस। और गाइज जो मेंसुरल साइकिल है, ये एक बार नहीं आती, 2 बार नहीं आती, 5 बार नहीं आती, एक महीना में 400 बार आती है, बार बार आती है, 400 बार आती है। गाइस ध्यान रखना, एक महिला की पूरी लाइफ के अंदर ये मेंसुरल साइकिल 400 बार आती है, बार बार आती है, 400 बार आती है। कहने का मतलब ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, इसीलिए मेंसुरल के आगे क्या वर्ड लगाया गया? मेंसुरल साइकिल वर्ड लगाया गया। सो इसका मतलब साइकिल का मतलब रिपीटेटिव प्रोसेस, और मेंसुरल का मतलब मेंसम से बना है, और मेंसम का मतलब एक मंथ। कहने का मतलब हर महीने के अंदर रिपीट होने वाली एक प्रोसेस है। कौन? मेंसुरल साइकिल। क्लियर गाइज? आई होप इतनी बात आप अंडरस्टैंड किए होगे। इसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ गाइज मेंसुरल साइकिल के रिगार्डिंग। और गाइज वो क्या बात है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना मेंसुरल साइकिल की 5-6 लगभग अपना 8 से 10 घंटे मेंसुरल साइकिल का चैप्टर चलने वाला अपना। तो गाइज इस मेंसुरल साइकिल के 8 से 10 घंटे की पूरी मेहनत बेकार जा सकती है एक नाम की वजह से। हे गाइज कम ऑन, किसकी वजह से? एक नाम की वजह से, क्योंकि इस मेंसुरल साइकिल का एक दूसरा नाम भी है। और गाइज उस नाम को अपन क्या कहते हैं? कैटामेनिया। हे गाइज कम ऑन, क्या कहेंगे? कैटामेनिया। ध्यान रखना, एक फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो यूटेराइन यूट्रस से जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है एवरी मंथ होती है, इसको मेंसुरल साइकिल भी कहते हैं। और गाइज इसी को अपन क्या कहते हैं? कैटामेनिया भी कहते हैं। हे गाइज तो इसका मतलब मेंसुरल साइकिल का जो साइनोम्स हुआ, जो अनदर नेम हुआ, वो क्या है गाइज? कैटामेनिया है। इस नाम को भूलना नहीं है, याद रखना है आपको। तो गाइज आपको इसका मीनिंग पता हुआ कि मेंसुरल साइकिल क्या होती है, इसके वर्ड्स क्या है, इसका साइनोम से क्या है। तो गाइज अब यहाँ पे मैं आपकी मेंसुरल साइकिल की डेफिनेशन की बात करना चाहूँगा, इसके मीनिंग की बात करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली मेंसुरल साइकिल क्या है। तो गाइज मैंने अभी जो आपको इंट्रोड्यूस किया है एम साइकिल के बारे में, इसके अंदर मैंने एम साइकिल की पूरी डेफिनेशन आपको बता दी है। बस आपको निकालना है, छान के निकालना है। डेफिनेशन का मतलब कि ये जो चीज़ है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये जो चीज़ है या फिर जो भी टॉपिक है ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है, ये कहना क्या चाहता है, इसे क्या कहेंगे अपन? डेफिनेशन कहेंगे। और गाइस ये जो मेंसुरल साइकिल है क्या है गाइस? कम ऑन है गाइस, कम ऑन। ये जो मेंसुरल
मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या कहना चाहता है गाइस? मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कहना चाहता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन ये होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। कहने का मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक का मतलब एक रिपीटेटिव प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंदर यानी कि इन विच जिसके अंदर एक बार नहीं बार बार 400 बार है गाइस। कम ऑन, क्या कह रहा हूं? इस साइक्लिक इवेंट में इस रिपीटेटिव प्रोसेस के अंदर एक बार नहीं बार बार और 400 बार क्या होती है? यूटेराइन एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है गाइस। कम ऑन, क्या कह रहा हूं? यूटेराइन एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। और गाइस ध्यान रखना, इस यूटेराइन एंडोमेट्रियम की जो शेडिंग है ये शेडिंग कब होती है? आफ्टर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है जब एस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, थिक हो जाती है। किसके लिए? ओवम के फर्टिलाइज, ओवम के जाइगोट के कंसेप्शुअल प्रोडक्ट के इम्प्लांटेशन के लिए जब ये एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, थिक हो जाती है, उसके बाद में यानी कि फॉलोड बाई बार बार एंडोमेट्रियम की शेडिंग होना। एक महिला की लाइफ में 400 बार एंडोमेट्रियम की शेडिंग होना। तो गाइस इस साइक्लिक इवेंट को, इस रिपीटेटिव प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से अपन इसे जानते हैं। वेरी गुड गाइस, मैंने यहाँ पर आपके लिए एवरीथिंग मेंशन किया है। क्या किया है गाइस? एवरीथिंग मेंशन किया है ताकि आपके लजीज, जानदार, शानदार, जबरदस्त लाजवाब नोट्स भी आपके बन सके। गाइस देख सकते हो आप कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अनदर नेम, दूसरा नाम क्या है? कैटामेनिया है। द वर्ड यानी कि कौन सा वर्ड? मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्स फ्रॉम, आया है, बना है, ओरिजिनेट हुआ है किससे? ए लैटिन वर्ड से। कौन से लैटिन वर्ड से? मेंसिस से। मेंसिस का मीन यानी कि मतलब क्या होता है? मेंसिस का मतलब होता है एक महीना। देन मेंस्ट्रुअल के बाद में साइकिल लगाते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने जाना, साइकिल का मतलब होता है रिपीटेटिव प्रोसेस। और अभी अपन ने कहा डेफिनेशन की बात कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहना चाहती है। तो गाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कहना चाहती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन की है बहुत ही प्यारे शब्दों के अंदर है। गाइस आपको बुक्स पे नहीं जाना है, बुक्स के अंदर क्या लिखा है सब बुक्स में अलग अलग लिखा है, बहुत सारा लिखा है, लेकिन गाइस अपने को उसका मीनिंग जानना है। गाइस बुक्स में लिखा है उसको अपन रट नहीं सकते, लेकिन गाइस मैं आपको रटाऊंगा नहीं, जो भी चीज होगा उसको घोल के आपको पिला दूंगा। हर एक लाइन का नहीं, हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। फिर भी रहता था मुझे डाउट सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर के व्हाट्सअप कर सकते हो, फेसबुक पेज के ऊपर बता सकते हो, जैसा भी आप बताना चाहो वैसे आप बता सकते हो, जिसके लिए अपन एक लाइव सेशन लेके आएंगे डाउट के लिए। तो हे गाइस कम ऑन, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन जैसा कि मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रिपीटेटिव प्रोसेस या फिर ए साइक्लिक प्रोसेस, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बार बार होने वाली एक रिपीटेटिव या फिर साइक्लिक प्रोसेस है इन विच यानी कि जिसके अंदर देर इज एवरी मंथ यानी कि सॉरी मनी नहीं या मंथ है, देर इज एवरी मंथ पेरियोडिक यानी कि बार बार क्या होती है? शेडिंग होती है। किसकी शेडिंग होती है? ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की। और ध्यान रखना यूट्रस के एंडोमेट्रियम की भी कितनी लेयर है? 3 लेयर है, बेसल लेयर और जोना फंक्शनल लेयर यानी कि फंक्शनल लेयर। तो है गाइस ध्यान रखना एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर कभी भी शट डाउन नहीं होती है एम साइकिल में। ध्यान रखना कौन सी लेयर शट डाउन होती है? फंक्शनल की भी 2 लेयर होती है, स्पंजी और कॉम्पैक्ट। ये दोनों के दोनों लेयर हर मंथ शट डाउन होती है, बार बार होती हैं। और ध्यान रखना कब होती है?
फॉलोड बाई का मतलब बाद में, किसके बाद में? प्रोलिफरेशन, यानी कि मोटी होने के बाद में, रीजनरेट होने के बाद में। ये प्रोलिफरेट क्यों हुई थी? इन प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हुई थी, और प्रोलिफरेट होने के फॉलोड बाई, यानी कि बाद के अंदर इसकी पीरियोडिक बार बार शेडिंग होने की जो साइक्लिक इवेंट है, जो रिपीटेटिव प्रोसेस है गाइस, इसे अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से अपन इसे जानते हैं। वेल गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे गाइज, ध्यान रखना, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, कहाँ से क्या पढ़ करके आया है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, और जो भी आपने पढ़ रखा है मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ रखा है, लेकिन गाइज अभी यहाँ से ऐसे कंसेप्ट बनने वाले हैं जो कि ऑथेंटिक रहेंगे, अननोट चैलेंजेबल रहेंगे। गाइस ध्यान रखना, इनमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्या कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा आई थिंक कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कुछ लोग इसकी 3 फेज पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज। कुछ लोग इसकी 4 फेज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज। भाई कुछ लोग तो इसके 5 फेज भी पढ़ते हैं। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। लेकिन है गाइस, मैं अभी इनकी बात नहीं करूंगा, ये तो बात की बात है। मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, सीक्रेटरी और प्री मेंस्ट्रुअल। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा जो एम साइकिल को पढ़ने का जो अच्छा तरीका है, जो बेस्ट वे है। गाइस ध्यान रखना, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? एक तो ओवेरियन साइकिल में और एक यूटेराइन साइकिल में। गाइस कम ऑन, क्या कह रहा हूं मैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? एक तो ओवेरियन साइकिल में और एक यूटेराइन साइकिल में। जाइएगा नहीं, रुकिएगा। अगर जाना ही है तो फिर आपको लेक्चर नहीं समझ में आना है गाइस, ध्यान रखना। और अगर देख ही रहे हो तो पूरा लेक्चर देखना, वरना देखना ही मत, क्योंकि फिर आपके कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो गाइस ओवेरियन साइकिल उसे कहते हैं कि 28 डेज में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब 1 महीने के अंदर जो बार बार होने वाली जो रिपीटेटिव प्रोसेस है, इसे अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और अपन ने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, करके स्टडाइज करते हैं, एक ओवेरियन साइकिल और एक यूटेराइन साइकिल। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इस 1 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो चेंजेज ओवेरी के अंदर हो रहे हैं, एवरीथिंग चेंजेज, जो भी चेंजेज ओवेरी के अंदर हो रहे हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल की ग्रेन्युलोसा सेल मैक्सिमम एस्ट्रोजन मिनिमम प्रोजेस्टेरोन दे रही है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम काम कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है, कॉर्पस एल्बिगेंस बन रहा है। ये सारी की सारी इवेंट्स जो ओवेरी के अंदर होती हैं गाइस, ये भी एक बार नहीं होती, बार बार होती है, हर महीने होती है। तो इस ओवेरी के अंदर होने वाली जो साइक्लिक इवेंट्स होती हैं, इनको अपन क्या कहेंगे गाइस? ओवेरियन साइकिल के नाम से अपन इन्हें जानेंगे। तो गाइस ओवेरियन साइकिल का मतलब क्या हुआ कि चेंजेस दो टेक प्लेस इन दी ओवेरी, कि ओवेरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उन चेंजेस को अपन क्या कहेंगे? ओवेरियन साइकिल कहेंगे। और देन गाइस इसके बाद में जो सेकंड बात आती है किसकी? यूटेराइन साइकिल की है गाइस। किसकी बात आती है? यूटेराइन साइकिल की। तो गाइस यूटेराइन साइकिल उसे कहेंगे कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कहने का मतलब इस 28 दिन के 28 दिन के टाइम पीरियड के अंदर यूट्रस के अंदर
और स्पेशली यूट्रस की भी एंडोमेट्रियम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं गाइस, इन चेंजेस को अपन क्या कहेंगे, यूटेराइन साइकिल के नाम से अपन इन्हें जानेंगे। और यूट्रस की भी एंडोमेट्रियम में कौन से एंडोमेट्रियम है, स्पेशली फंक्शनल एंडोमेट्रियम के अंदर, और उसको रीजनरेट करवाने वाली बेसल एंडोमेट्रियम। कहने का मतलब कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर मेंस्ट्रुअल में 28 दिन में जो भी चेंजेस होते हैं उन सभी चेंजेस को अपन क्या कहेंगे, यूटेराइन साइकिल कहेंगे। चेंजेस 2000 occurs in the uterine endometrium in every month of a female known as uterine cycle। गाइस दोनों का मीनिंग वेल तरीके से मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि ओवेरियन साइकिल क्या होती है, यूटेराइन साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या होती है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस देखिए इसका मेंशन क्या, ओवेरियन साइकिल चेंजेस 2000 occurs in the ovaries एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हर मंथ ओवेरी के अंदर होने वाले चेंजेस को अपन क्या कहेंगे, ओवेरियन साइकिल कहेंगे। देन यूटेराइन साइकिल का मतलब चेंजेस 2000 टेक प्लेस इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यानी कि यूटेराइन एंडोमेट्रियम में जो चेंजेज होते हैं इन चेंजेस को अपन क्या कहेंगे, यूटेराइन साइकिल के नाम से जानेंगे। तो गाइस आपको इतनी बात समझ में आई कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यूटेराइन साइकिल में, ओवेरियन साइकिल में एंड यूटेराइन साइकिल में। तो हे गाइस अब ये अपन दोनों को सेपरेटली अच्छे से एक साइक्लिक इवेंट की तरह एक सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ओवेरी में क्या चेंजेज होते हैं, ओवेरियन साइकिल क्या होती है, कितनी फेजेज होती है, कौन सी फेज कितनी समय की होती है, कौन सी फेज के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। तो आर यू रेडी गाइज? तो गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवेरियन साइकिल। हे गाइज कम ऑन, हे गाइज कम ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवेरियन साइकिल। गाइज अभी अपन ओवेरियन साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको पता है कि जो ओवेरियन साइकिल होती है गाइज इसकी भी दो फेजेज होती हैं, जैसे कि यूटेराइन साइकिल होती है। अभी देखो मैं एक तरह आपको एग्जाम्पल दूंगा, एग्जैक्टली अभी अपन पढ़ेंगे जैसे कि आपके कंसेप्ट के अनुसार जो आपने पढ़ा है, जो पढ़ते आए हो कि जो यूटेराइन साइकिल होती है कुछ लोग 3 फेज में पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटिव, कुछ लोग 4 फेज में पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटरी, कुछ तो 5 पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटरी एंड प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो गाइस इसी प्रकार मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि ये जो ओवेरियन साइकिल है गाइस इसकी केवल और केवल ओनली और ओनली 2 फेजेज होती हैं। देयर आर 2 फेजेज ऑफ ओवेरियन साइकिल। जो ओवेरियन साइकिल होती है गाइस ये 2 फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। बताना चाहूंगा मैं ये 2 फेजेस कौन सी है, एक फेज तो होती है फोलिकुलर फेज और दूसरी होती है ल्यूटियल फेज। हे गाइस फोकस ऑन द पॉइंट, आई एम सेइंग फोकस ऑन द पॉइंट। ये फेज ही सब कुछ कह रही है, इस फेज का नाम ही सब कुछ बता रहा है। क्या नाम है? पहली फेज कौन सी है गाइस ओवेरियन फेज की, ओवेरियन साइकिल की? फोलिकुलर फेज। कौन सी फेज है? फोलिकुलर। तो देखिएगा फोलिकुलर फेज का मतलब है ओवेरियन साइकिल की इस फेज के अंदर फोलिकल से संबंधित, प्राइमरी फोलिकल से संबंधित जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा किस में इंक्लूड होता है, फोलिकुलर फेज के अंदर। फिर बात करें अपन ल्यूटियल फेज की तो नाम से ही पता लग रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम काम करता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे डिजनरेशन होता है, डिजनरेशन होकर के किस में कन्वर्ट होता है और किस में कन्वर्ट होने के बाद में क्या प्रोसेस होती है। यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम के रिगार्डिंग जो बातें हैं वो कौन सी फेज में आएंगी, ल्यूटियल फेज के अंदर। फॉलिकल्स के रिगार्डिंग जो बातें हैं वो कौन से में आएंगी, फॉलिकुलर फेज के अंदर। गाइस कम ऑन, मैंने आपको फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज दोनों के बारे में हर चीज मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। गाइस मेरा ऐसा मानना है कि मैं केवल आपका रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है आप फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज दोनों को सोल्व कर सकते हो। कोई भी अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप सॉल्व
कर सकते हो, क्योंकि गाइज मैंने पहले कहा था अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ओबीजी टफ भी होती है क्या। और गाइज टफ तो बिल्कुल भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता टफ, बस अपनी थॉट प्रोसेस है। आप जिसे टफ मानते हो वो टफ होता है, आप जिसे इजी मानते हो वो इजी होता है, केवल थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। और गाइज अगर कुछ टिपिकल वर्ड्स है, टिपिकल थिंग्स हैं, मैं आपके सामने उसको भी इजी रूप में एक्सप्लेन करूंगा जो आपको समझ में आए ही आएंगी, आना पड़ेगा इन सभी को। क्लियर गाइज, वेल डन। तो गाइज सबसे पहली बात यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है कि जो फॉलिकुलर फेज होती है ये कितने दिन की होती है, कितने दिन से लेकर के कितने दिन की फॉलिकुलर फेज होती है। तो है गाइज एम साइकिल का जो 5वां दिन होता है, 5वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक, यानी कि ओव्यूलेशन तक है। ध्यान रखना 5वें दिन नॉर्मली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप एक पढ़ते हो ब्लीडिंग फेज, यूटेराइन साइकिल के अंदर इस ब्लीडिंग फेज को आप मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से भी जानते हो, जिसका ड्यूरेशन 1 से 5 दिन तक होता है। और 5वें दिन पर वेजाइनल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उस दिन से लेकर के और ओव्यूलेशन तक यानी कि 14वें दिन, यानी कि एम साइकिल के 5वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक की जो फेज होती है ओवेरी की, ओवेरियन साइकिल की, उसे अपन क्या कहते हैं गाइज, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ड्यूरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 5 डेज से लेकर के 14 डेज तक का ड्यूरेशन क्या होता है, फॉलिकुलर फेज का। कहने का मतलब एम साइकिल में 5 दिन से लेकर के 14 दिन तक सारा काम किस पे डिपेंड करता है, फॉलिकल पे डिपेंड करता है, प्राइमरी फॉलिकल पे, प्रीमोडियल फॉलिकल के, ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर डिपेंड करता है। और गाइस जानना चाहेंगे आखिर इसके अंदर होता क्या आखिर इस फॉलिकुलर फेज के अंदर होता क्या है। तो ये गाइस ध्यान दीजिएगा, फॉलिकुलर फेज के अंदर सबसे पहले जैसे ही गाइस प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो। जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है जीएनआरएच आता है, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और गाइस एंटीरियर पिट्यूटरी आपको पता है सबसे पहले क्या देती है, एफएसएस देती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देती है। और गाइस ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसे स्टिमुलेट करता है, इस स्टिमुलेट टू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्राइमरी फॉलिकल की जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं 2 हार्मोन देती हैं, मैक्सिमम एस्ट्रोजन एंड मिनिमम प्रोजेस्टेरोन। और गाइस अपन यहाँ पे बात करेंगे मैक्सिमम की बात करेंगे। तो गाइज मैक्सिमम क्या प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन। सो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्ट्रोजन। और गाइज इनिशियली शुरुआत के अंदर जब फॉलिकुलर फेज शुरू हुई थी, यानी कि 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन तक क्या रहता है, यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है। लेकिन जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के कुछ आवर पहले एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और जब मैंने कल ही बताया था कि जब एस्ट्रोजन की हायर कंसंट्रेशन हो जाती है तो इस एस्ट्रोजन की हायर कंसंट्रेशन एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देती है, जिससे एलएच का सर्ज होता है। हे गाइस कम ऑन, क्या होता है, एलएच का सर्ज होता है। सर्ज का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से मैक्सिमम रेट में एलएच क्या करता है, फ्लो करता है। और गाइस इस टाइम पर यानी कि जब एलएच का सर्ज होता है लगभग उसी टाइम पर उसके आसपास क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। और ये जो एलएच होता है ये किसे रप्चर कर देता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है। और गाइस जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, इसके अंदर जो ओवम होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है, वो ओवरी से निकल करके रिलीज होकर के बाहर एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो बताओ गाइस यहाँ पे कोई नई चीज लगी आपको, बल्कि देखो टॉपिक अलग है, चैप्टर अलग है, लेकिन इंटरकनेक्शन अपन ने ऐसा बनाया है
है कि एवरीथिंग इज इजी, हर चीज़ इजी है, हर चीज़ आपको आसान लग रही है। और गाइज चीज़ें बहुत आएंगी, नई नई चीज़ें भी आएंगी, बहुत से नए कंसेप्ट भी आप पे बनेंगे। अगर बनाने हैं नए कंसेप्ट, सीखनी है नई नई चीज़ें, तो बने रहिए चैनल के साथ में। लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइज ये क्या थी, ओवेरियन साइकिल, यानी कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस जीएनआरएस देगा, जीएनआरएस एपी को स्टिमुलेट करेगा, एपी एफएसएच देगी। और गाइज ये जो एफएसएच है ये प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, प्राइमरी फॉलिकल ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ये ज़्यादा एस्ट्रोजन एलएस को पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिससे एलएस का सर्ज होगा, और सर्ज होगा तो एलएस क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। कहने का मतलब क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो गाइज ये क्या होती है, ओवेरियन साइकिल की फॉलिकुलर फेज, जो 5 से लेकर के 14 दिन की होती है। वेल गाइज बहुत अच्छे। देन गाइज इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करना चाहेंगे ओवेरियन साइकिल के बाद में जो नेक्स्ट जो फेज है इस ओवेरियन साइकिल की फॉलिकुलर फेज के बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे ल्यूटियल फेज की। किसकी बात करना चाहेंगे गाइस, ल्यूटियल फेज की। ध्यान रखना यहाँ पर बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट होते हैं, कई बुकों के अंदर भी आपको कंट्रोवर्सी मिलेगी। कई बुकों में हमें आपको ल्यूटियल फेज है वो 18 दिन से लेकर के 28 दिन तक मिलेगी, कई में 19 दिन से 28 दिन तक मिलेगी, और कई में तो 19 दिन से लेकर 25 दिन की मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना ये मुझे भी पता है कि किस बुक में कितना दे रखा है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपका क्या आंसर सही होना है, एग्जाम में क्या आंसर आया था पहले, क्या आगे आना है। तो गाइज इस आधार पर जो ल्यूटियल फेज होती है, इस ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन होती है 15 डेज से लेकर के 28 डेज तक। यानी कि जैसे ही फॉलिकुलर फेज खत्म हुई, यानी कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, तो अब फॉलिकल का क्या काम, अब फॉलिकल का नाम ही खत्म हो गया। यानी कि जब ओवुलेशन हो गया तो ओवुलेशन के बाद में फॉलिकल की बात ही कहाँ आनी है, और ओवुलेशन हो जाता है 14 डेज के ऊपर। तो 14 डेज के बाद की जो फेज होती है उसे कहते हैं ल्यूटियल फेज, क्योंकि इस 14 डेज के बाद में सारा काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। सो गाइज 15 दिन से लेकर के 18 दिन है गाइज, कम ऑन नोट टू दिस पॉइंट है, 15 डेज से लेकर के 28 डेज तक का जो पीरियड होता है एम साइकिल का, उसे ओवेरियन साइकिल में कौन सी फेज के नाम से जाना जाता है, ल्यूटियल फेज के नाम से जाना जाता है। और गाइस इस ल्यूटियल फेज के अंदर कौन काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। आपको पता है जैसे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो, और ओवेरी के ट्यूनिका एल्बुजिनिया की थीका सेल्स को एलएच कन्वर्ट कर देता है ल्यूटियन सेल्स में, पीली सेल्स में। इन पीली सेल्स का गुच्छा बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है, ग्रुप बन जाता है एक, इसको अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, बिकॉज ल्यूटियम मीन्स येलो। सो कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर की बॉडी है, एक येलो कलर की बॉडी है। सो गाइज ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या सीक्रेट करता है, 4 हार्मोन। मैक्सिमम तो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन, और मिनिमम क्या करता है, एस्ट्रोजन। इसके अलावा इनहिबिन ए करता है, और 4 करता है रिलैक्सेन। कल मैंने चारों के अपने अपने काम में बताए थे, लेकिन यहाँ से अपन बात करेंगे मोटा मोटी तौर पर क्या, कि जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और जब ये काम करता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन एंड इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन। अब देखो 2-3 बच्चों का कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वो क्या आया था कि सर कल आपने पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन रेगुलेशन के अंदर कि जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन एंड इंक्रीज एस्ट्रोजन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच एंड जीएनआरएस। हे गाइस ध्यान से सुनना तभी ये बात समझ में आएगी। क्या कल अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन रेगुलेशन पढ़ रहे थे, उस टाइम पर अपन ने कहा था कि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, चोर हार्मोन सीक्रेट करता है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जब वो फंक्शनल फॉर्म में रहता है तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन एक बात और की थी बच्चे का कंफ्यूजन यही था कि सर एक बात ये भी है कि कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम तो प्रोजेस्टेरोन करता है और मिनिमम एस्ट्रोजन करता है, तो फिर जब एस्ट्रोजन का सीक्रेशन मिनिमम हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन और
एस्ट्रोजन दोनों साथ कैसे बढ़ेंगे? क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि जब कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है और मिनिमम एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, और अपन ने कहा कि इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच एंड जीएनआरएस। तो बच्चे का पूछना ये था कि तो सर एन की प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों साथ में कैसे बढ़ेंगे? बल्कि कॉर्पस ल्यूटियम तो मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है और एस्ट्रोजन तो मिनिमम सीक्रेशन करता है। लेकिन फॉर काइंड योर नॉलेज ध्यान रखना गाइस, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन और मिनिमम एस्ट्रोजन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अपन भाई कॉर्पस ल्यूटियम दो फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करता है, एक का नाम प्रोजेस्टेरोन है और एक का नाम एस्ट्रोजन है। इन दोनों में तुलना करें कि कॉर्पस ल्यूटियम इन दोनों सेक्स हार्मोन में से ज्यादा किसका सीक्रेशन करता है? तो गाइज तुलनात्मकली कंपैरेटिवली ज्यादा सीक्रेशन करता है प्रोजेस्टेरोन का और उससे थोड़ा कम होता है किसका? एस्ट्रोजन का। लेकिन ध्यान रखना गाइज, फिर भी यहाँ पर जो एस्ट्रोजन होता है ये प्राइमरी फोलिकल से ज़्यादा ही क्या होता है? सीक्रेट होता है। वेल गाइज, तो गाइज इंक्री यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम बना तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ेंगे और बढ़े हुए प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको? एलएच और जीएनआरएस को। सो एलएच और जीएनआरएस को बढ़े हुए प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की वजह से नेगेटिव फीडबैक मिलने से, एलएच और जीएनआरएस को नेगेटिव फीडबैक मिलने से सो डिक्रीज एलएच लेवल यानी कि एलएच का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और गाइज अब जैसे ही एलएच का लेवल डिक्रीज हो गया और अपन बात कर रहे हैं नॉन प्रेग्नेंट साइकिल में, और नॉन प्रेग्नेंट साइकिल का मतलब जो ओवुलेशन हुआ था, जो ओवम बाहर आया था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, सो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, सो प्लासेंटा नहीं बनेगा, सो उधर से एससीजी भी नहीं आएगा। सो भाई एससीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर ले, और इधर नेगेटिव फीडबैक की वजह से एलएच भी अब नहीं आ रहा। तो भाई कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच चाहिए ही चाहिए एक्टिव रहने के लिए, फंक्शनल फॉर्म में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। सो अब कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच नहीं मिलेगा, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या होगा? डीजनरेशन होगा। क्या होगा गाइज? जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर डीजनरेशन होगा। सो गाइज यहाँ पे देखो क्या, सो डिक्रीज लेवल ऑफ एलएच, एलएच का लेवल डिक्रीज होने की वजह से ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक डीजनरेशन स्टार्ट्स इन कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। डीजनरेशन का मतलब इसकी सेल्स की साइज कम होने लग जाती है, इसकी सेल्स में एट्रोफी होने लगती है, सेल्स श्रिंक होती है, इसके फंक्शंस कम होते हैं। और गाइज एक दिन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है श्रिंक होकर के, एट्रोफाइड होकर के व्हाइट कलर की बॉडी के अंदर, और इस व्हाइट कलर की बॉडी को अपन क्या कहते हैं एवरीबॉडी? कॉर्पस एल्बिगेंस। और कॉर्पस एल्बिगेंस निकम्मा होता है। निकम्मा का मतलब कोई काम नहीं करता, कोई किसी हार्मोन का सीक्रेशन नहीं करता। सो गाइस कॉर्पस ल्यूटियम बनने की वजह से यानी कि कॉर्पस एल्बिगेंस बनने की वजह से यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम के एट्रोफाइड होने की वजह से ड्यू टू लेकिंग ऑफ दी एलएच अब कॉर्पस एल्बिगेंस बन गया। ये कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता। तो बताओ कहां से प्रोजेस्टेरोन आएगा, कहां से एस्ट्रोजन आएगा? उधर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, कहीं से नहीं आएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज होगा प्रोजेस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी, क्योंकि कॉर्पस एल्बिगेंस बन गया है। और ये निकम्मा होता है, एट्रोफाइड सेल होती है, बेकार सेल होती है, किसी काम की नहीं होती। सो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों हार्मोन्स का लेवल कम होगा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का, तो रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? नेगेटिव फीडबैक। किससे? एलएच और जीएनआरएस से, क्योंकि एलएच और जीएनआरएस को एलएच और जीएनआरएस को नेगेटिव फीडबैक तो कौन देता है? बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। लेकिन अब कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने की वजह से, कॉर्पस एल्बिगेंस बनने की वजह से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो डिक्रीज हो गया, सब नेगेटिव फीडबैक हट जाएगा। और गाइस जैसे ही नेगेटिव फीडबैक हट जाएगा जीएनआरएच और एलएच से, तो फिर से हाइपोथैलेमस से क्या आएगा? जीएनआरएच, फिर से एपी स्टिमुलेट होगी, फिर से एफएसएच आएगा, फिर से फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, फिर से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर से ओवुलेशन होगा, फिर से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर से वो डीजनरेट होगा। कहने का मतलब एक
एक नई ओवेरियन साइकिल है गाइस, कम ऑन। क्या एक न्यू ओवेरियन साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस ये थी आपकी मेंसो साइकिल का पहला पार्ट, ओवेरियन साइकिल। ध्यान रखना, ओवेरियन साइकिल की फोलिकुलर फेज के अंदर ओव्यूलेशन होता है। और गाइस ये जो ओव्यूलेशन होता है ये कब होता है, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिड का मतलब 8-14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गाइस यहाँ से कई बार आता है कैलकुलेशन ऑफ द डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का दिन कैलकुलेट करना आपको पूछता है। तो आज जान लो कैसे ओव्यूलेशन का डे कैलकुलेट करते हैं, कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन। तो गाइस ध्यान रखना, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल ड्यूरेशन नॉर्मल है 28 डेज, तो ऐसी कंडीशन में तो 28 डेज की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में बिल्कुल बीच में यानी कि 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, कम ऑन, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 दिन से कम या 28 दिन से ज्यादा हो जाए तो तब ओव्यूलेशन कब होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि जो भी नंबर ऑफ डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी नंबर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 दिन की है, 26 की है, 27 की है, 28 की है, 30 की है, 32, 35, 34, 40, जितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देने हैं, घटा देना है। क्या घटा देना है, कितने घटा देने हैं, 14 घटा देने हैं, 14 घटा देने हैं। और नंबर ऑफ द डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 घटाने के बाद में जो भी दिन आएगा उसी दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसी दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ये चीज मैंने यहाँ पे विथ एग्जांपल आपके लिए मेंशन की है। कहाँ गई, ये रही, हाउ टू कैलकुलेट डे ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कैसे, ओव्यूलेशन का दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, साफ साफ कह दिया कि नॉर्मली ओव्यूलेशन अकर्स एट 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि नॉर्मल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की तो इसमें नॉर्मली ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे ऊपर, यानी कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। इसीलिए सो सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना है क्या, 14 डे फ्रॉम नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के नंबर्स में से जितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से क्या घटा देने हैं, 14 दिन। किस लिए घटा देने हैं, टू कैलकुलेट द डे ऑफ ओव्यूलेशन। जैसे यहाँ पे अपन ने एग्जांपल दिया कि इफ ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 34 डेज, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन अगर 34 दिन है तो व्हाट विल बी डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो ऐसी कंडीशन में ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगा, तो अपने को क्या करना है कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, यहाँ कितना दिया है 34, सॉरी यहाँ पे 35 लिखा गया, कितना आएगा यहाँ पे 35 नहीं, यहाँ कितना आएगा 34। 34 में से घटाओ कितने, 14। अगर 34 में 14 घटा दिया तो कितना है आपके पास में 20 दिन आया, यानी कि डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा 20 डेज। यानी कि इस महिला में एम साइकिल के 20वें दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। क्लियर गाइज। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल और दूं, क्या दूं, जैसे कि भाई एक महिला की एम साइकिल का ड्यूरेशन है कितना है 26 डे, तो बताओ डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, कैलकुलेट करो फटाफट। है गाइज, डू फास्ट इफ ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 26 डेज देन कैलकुलेट द डे ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का दिन बताओ। हे गाइज, कम ऑन एवरीबॉडी, तो कौन से दिन ओव्यूलेशन होगा, तो आपको पता है। वेल डन, बहुत अच्छा आंसर भाई। 26 में से घटा दो कितने, 14, क्योंकि एम साइकिल की संख्या में कितना घटाना है 14। अगर 26 में 14 गए तो कितना बचा, 10 बचा, यानी कि इस मेला में 10वें दिन एम साइकिल के 10वें दिन ही क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो वेल गाइज, बहुत अच्छा। तो गाइज यूं ही कंटिन्यू बने रहिए लेक्चर के साथ में। अगर आपको ओबीसी फंडामेंटल और साइकेट्री के अगर कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से अगर क्लियर करने हैं तो कंटिन्यू लेक्चर देखिए, बीच बीच में लेक्चर मत देखिए। इससे अच्छा है देखिए मेन, अगर पढ़ना है तो कंटिन्यू पढ़िए ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नाइट को वही 8:30 बजे, आज शाम को 8:30 बजे फंडामेंटल के साथ में, फंडामेंटल के भी टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में। सो थैंक्स ए लॉट गाइज, मिलते हैं इवनिंग में। ओके बाय, थैंक्स।